जोरदार तालियां श्री नीलेश एन देसाई के लिए। सर मैं आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज कम ऑन स्टेज। डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एक बार जोरदार तालियां नीलेश एन देसाई जी के लिए। और इस सत्र के संचालन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा को। और क्योंकि हमारी जो थीम है वो बढ़ता भारत उभरता भारत है, तो ऐसे में आपके जहन में जो सवाल होंगे वो यहाँ पर पूछे जाएंगे नीलेश एन देसाई जी से, इसरो को लेकर के भी, और इसको आगे बढ़ाएंगे पूर्णिमा मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया। और हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा लगे कि आपसे बार बार कहा जाता है, लेकिन जब इस मंच पर गेम चेंजर्स मौजूद हों तो आपकी तालियां उन गेम चेंजर्स को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और इसीलिए आप सभी की इन तालियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि प्रिया मेरी सहयोगी ने सर का इंट्रोडक्शन दिया है, नीलेश एम देसाई जी हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, जो कि अपने आप में गेम चेंजर हैं। और एक और बड़ा गेम चेंजर देसाई साहब, इसरो बार बार बनकर उभर रहा है। आजकल इसरो की चर्चा हर जगह होती है, और उसमें आप एसएसी के डायरेक्टर हैं, जिसे हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसरो की उपलब्धियां, चुनौतियां क्या हैं, आगे हम ग्लोबली अपने आप को कैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में खड़ा करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एसएसी की भूमिका आखिर होती क्या है इसरो में। सर माइक। गुड इवनिंग। At the outset, let me thank the organizers for calling me here and giving this opportunity. तो नासा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, हिंदी इज ओके और इंग्लिश गुजराती। सर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, प्रेफरेबली हिंदी। इंग्लिश हिंदी सर, हिंदी ओके। सो जैसा कि मैंने बताया, नासा के बारे में सभी जानते हैं, छोटा बच्चा भी। इसरो के बारे में अभी लोग जानने लगे हैं, स्पेशली चंद्रयान 3 के बाद। बट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक, जो कि अहमदाबाद में ही स्थित है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर, उसके बारे में अभी भी कम लोग ही जानते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या है, तो जैसा कि उसका नाम बता रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस, तो वी कैरी आउट एप्लीकेशन ऑफ स्पेस। बट उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए पहले तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ टू बी पुट इन स्पेस। तो इंस्ट्रूमेंट या पेलोड या सेंसर, उसकी डिज़ाइन डेवलपमेंट भी यहाँ होता है। तो एक तरह से आप सब ने देखा होगा कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, सबको काफ़ी खुशी होती है और उत्तेजना होती है। तो वो तो सहज है, बट रॉकेट तो 15 मिनट ही काम करता है, जो सैटेलाइट को ऊपर रख देता है। सैटेलाइट इज़ वन लाइक ए प्लेटफॉर्म, लाइक योर कार और व्हीकल, जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कार्य करते हैं। और जो रियल में कार्य करता है वो इंस्ट्रूमेंट या सेंसर या पेलोड, वो हम बनाते हैं यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। जो एक बार सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद 1 साल, 5 साल, 3 साल से लेके 10 साल, 15 साल तक सैटेलाइट काम करते हैं। तो जो काम कर रहा है उसमें जो एलिमेंट, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे शरीर का ब्रेन या हार्ट होता है, वो ये पेलोड है, जिसकी रचना हम यहाँ पे करते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। और उसके बाद जो वो कार्य करता है, उसका जो उपयोग करना है हमको, एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस भी हम करते हैं, उसके पायलट प्रोजेक्ट करके देन वी हैंड इट ओवर टू द एक्चुअल यूजर्स। तो एक तो ब्रेन या तो हार्ट ऑफ द सैटेलाइट, दैट ऑल्सो वी मेक, और उसके साथ साथ जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है, उपयोग उसका, वो भी हम करते हैं। तो इस तरह से इस सेंटर का महत्व बहुत ही अधिक है। पूरे इसरो ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिक प्रकार का सेंटर है, मल्टी है। एंड इफ़ यू सी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पोजिशन आप देखो, तो वी हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल वर्किंग विथ अस। तो एक तरह से हम वी आर मोर लाइक ए एकेडमिक इंस्टीट्यूट और ए यूनिवर्सिटी रादर देन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये इसकी विशेषता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हार्डवेयर डेवलपमेंट एज वेल एज दी सॉफ्टवेयर पार्ट विच इज़ दी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन करने से पहले उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, डेटा प्रोसेसिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, and finally bringing it to the level where people will understand that and use it for various applications. तो ये सब कार्य यहाँ पे होते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जिनको लेकर इसरो, फिर नासा के साथ हमारा कोलैबोरेशन, खासतौर से चंद्रयान 3 के समय हमने देखा। लेकिन कहते हैं कि आपको अपने काम को करने में बहुत मज़ा आता है तब जब आपके लिए भी उसमें कुछ एक्साइटिंग हो। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, आपका अनुभव बहुत बड़ा है। आपको क्या सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है इसरो में, और ख़ासतौर से जिस विंग को आप देख रहे हैं?
जैसा कि मैंने बताया, जो साराभाई ने विज़न दिया था, इंसिडेंटली इसरो की स्थापना अहमदाबाद से ही हुई थी। जी। ये कई लोगों को ये भी ध्यान से बाहर चला जाता है कि द होल विज़न और द आउटलुक फॉर द इंडिया स्पेस प्रोग्राम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अहमदाबाद। तो इस तरह से भी हमारा महत्व ज़्यादा है। और जैसा कि आपने पूछा कि चंद्रयान 3 तो बहुत ही मशहूर है और इट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, इसरो के लिए और सब हम साइंटिस्टों के लिए भी, और हम सब हमारे भारतवासियों के लिए, कि इसने पूरे दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। बट ये जो एक्टिविटी है प्लानिटरी मिशन या प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, और छोटे से छोटा बच्चा और आजकल तो हर एक सामान्य आदमी भी ये सुन के उसकी बहुत ही उत्तेजना होती है। तो दैट इज़ ओनली 20-25% ऑफ एक्टिविटी जो हम करते हैं, इसरो जो कर रहा है। तो चंद्रयान हो या मंगलयान हो या अभी हम करने जा रहे हैं गगनयान, जिसमें वी आर गोइंग टू पुट मैन इन स्पेस। तो ये सब एक्टिविटी, दीज आर ओनली 20-25% ऑफ एक्टिविटी जो इसरो कर रहा है। जो रेस्ट 75-80% एक्टिविटी है, वो जो साराभाई ने विज़न दिया था कि वी वांट टू यूज स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन एंड सोसाइटी, सामान्य आदमी और समाज के लिए उसका उपयोग कैसे हो, स्पेस का, अंतरिक्ष का, तो उसके लिए हम कार्यरत हैं। और उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आप एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और आजकल जिस तरह से मोबाइल का उपयोग हो रहा है और फ्यूचर में आपका स्मार्टफोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेटिकली अ सैटेलाइट फ़ोन, तो जब भी आपको बहुत ही दिक्कत होती है जब हमको नेटवर्क कवरेज नहीं मिलता। गिफ्ट सिटी में मैं अंदर आ रहा था तभी मेरा नेटवर्क कवरेज चला गया, तो बहुत ही दिक्कत होती है आदमी को। तो वो अब दूर की बात होगी जब ऑटोमेटिकली आपका स्मार्टफोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सैटेलाइट फ़ोन, क्योंकि सैटेलाइट तो सब जगह अवेलेबल है। तो ये सब बातें हम जो कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसी तरह नेविगेशन, 90% कार्य जो आप दिन में सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करते हैं, दैट इज़ गवर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कंट्रोल्ड बाय नेविगेशन सिस्टम। और नेविगेशन मीन्स जीपीएस, एवरीबडी नोज जीपीएस इज़ द ऑल परवेसिव टेक्नोलॉजी। तो दैट इज़ द जो हमारा लाइफ itself is getting controlled by GPS. And it is a American system. So it's as if we are governed by somebody else. उसके बदले अब अभी हमारा भारतीय सिस्टम आने वाला है। तो नेविगेशन इज अंदर पार्ट वेयर वी आर वर्किंग ऑन। उसी तरह से रिमोट सेंसिंग, जैसा कि साहब ने बताया कि किस तरह से ड्रोन से उन्होंने दाहोद में जो कार्य किया, तो उसी तरह सैटेलाइट से हम इसी प्रकार के रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, कैमरा के द्वारा, रडार्स के द्वारा, नाइट विजन, और कभी कहीं भी ऑल वेदर कंडीशन में डे एंड नाइट वी कैन डू इमेजिंग ऑफ एवरीथिंग एंड स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ आवर सर्विलेंस रिक्वायरमेंट इन बॉर्डर एरियाज, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ नॉर्दर्न बॉर्डर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये सब कार्य भी सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। आपको पता नहीं लगा, बट यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग अंडर सर्वेलेंस बाय समथिंग। और ये खासकर आदमी का सर्वेलेंस हम नहीं करते हैं, हम तो हमारे बॉर्डर एरियाज और लैंड का, जिससे कि हम सुरक्षित रह पाए। तो पुलिस का काम जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी है, उसी तरह एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जो हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक नीड्स है, उसके लिए सैटेलाइट कार्य है। तो ये सब कार्य जो हम कर रहे हैं, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ एक्टिविटी जो इसरो कर रहा है, जो इतनी लोगों को ध्यान में नहीं आती है, बट दैट इज आवर मेजर एक्टिविटी। और ये करने में हमको काफ़ी मजा आता है। ऑफ कोर्स चंद्रयान, मंगलयान, ये मिशन से जो एक्साइटमेंट जनरेट होता है, और जब आदमी हमारा एक भारतीय स्पेस में जाएगा, जिसकी सब लोग उत्सुकतापूर्वक राह देख रहे हैं विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और बड़ी उपलब्धि होगी जब भी हम ये करेंगे। उसी तरह आपने अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर और सब जगह पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट, विच आर वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, कई टेक्नोलॉजी हमको हासिल भी करनी है। जैसे कि हमको अभी भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ अभी सुनीता विलियम्स जी वहाँ फंसी हुई है, आप सबको पता ही होगा। तो वो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, तो उसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। लगभग 20,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। उसका फर्स्ट मॉड्यूल ही अभी तो हम बनाएंगे, और 2035 तक पूरा अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, विच विल बी यूज्ड एज ए ट्रांजिट पॉइंट और एज इट लाइक ए गेस्ट हाउस फॉर गोइंग टू मून। मैन ऑन मून जो एम्बिशन मोदी साहब ने हमको दिया है कि 2040 तक भारतीय को चांद पे पहुंचाना है, तो उसके लिए भी अभी कार्य शुरू हो चुका है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से एक्टिविटी चल रही है। एक हमारा एक बड़ा
काफ़ी शक्तिशाली रॉकेट बनाना है, जो आज का हमारे रॉकेट का एक लिमिटेशन है कि इट कैन टेक ओनली अप टू 4 टन ऑफ वेट इनटू द स्पेस पेलोड। तो उसको 4 टन से आगे बढ़ा के 20 टन तक ले जाना है। तो ये सब चुनौतियाँ करने के लिए गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन नाउ अप्रूवल्स, सो उसका बजट हमको मिल क्योंकि गया आपने है। देसाई साहब गवर्नमेंट की बात की, मैं खास तौर से प्रधानमंत्री जी का जिक्र करती हूँ क्योंकि उनकी तो जन्मभूमि में इस वक्त हम मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा हर चीज में उनका एक इंटरेस्ट नजर आता है। खास तौर से मुझे याद है क्योंकि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, लैंडिंग, सब कुछ कवर करने का मुझे पर्सनली मौका मिला। ऐसे में मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ को वो देखते हैं, हर चीज़ को वो समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में वैश्विक स्तर में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को मजबूती कैसे देनी है। उनका ये पर्सनल इंटरेस्ट इसरो की महत्वाकांक्षाओं को कितना पंख देता है? आपने सही फरमाया, और ये उनकी जो रुचि है अंतरिक्ष में और खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट में वो काफ़ी रुचि लेते हैं। और इसका पहला अनुभव हमको तब हुआ जबकि कई लोगों को पता नहीं होगा कि चंद्रयान 1 की जब सफलता हुई थी उसके बाद हम काफ़ी उसका जश्न मना रहे थे, क्योंकि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पुट एन ऑर्बिटर और अ सैटेलाइट अराउंड मून एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। बाकी कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका सक्सेस नहीं गया था पहली बार। ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था, हम बाद में गए थे। तो उस तरह से हमको दूसरों के अनुभव से सीखने को मिला था। बट उसके बाद जो सफलता मिली कि इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू पुट ए सैटेलाइट अराउंड मून चंद्रयान 1 के द्वारा, तो उसके बाद जो उत्सव मनाया गया था उस समय मोदी साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने हम सब साइंटिस्टों को इनवाइट किया था साइंस सिटी में तब, और उनको शाम को डिनर पे बुलाया था सब लोगों को। तो उस वो जेस्चर से काफ़ी हमारे साइंटिस्ट हम सब लोग काफ़ी प्रभावित हो चुके। तो इससे पता लगता है कि उनकी रुचि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खासकर अंतरिक्ष में पहले से ही रही है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी हमारे इतने लगभग 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ही अप्रूव्ड इट विद इन कैबिनेट मीटिंग विद इन नो टाइम। हमारे चेयरमैन साहब को बुलाया प्रेजेंटेशन देने के लिए और वो समझने के बाद तुरंत कैबिनेट अप्रूव्ड दैट। तो उसी तरह से पिछले कई सालों से ये जो मैंने बताया कम्युनिकेशन प्रोग्राम या नेविगेशन प्रोग्राम, वो सबका अप्रूवल उन्होंने बहुत ही फास्ट दिया। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक एनर्जी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो भी टेक्निकल प्रपोजल है उस पर निर्णय जल्दी से आ जाए। अदरवाइज आप सबको अनुभव होगा ही ब्यूरोक्रेसी का। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, बट उसका अपना एक प्रोसेस होता है जिससे पसार होना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ स्क्रूटिनी। ऑफ कोर्स आवर प्रपोजल्स आर आल्सो ग्रेट स्क्रूटिनाइज्ड, बट प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा अटैच होने से थोड़ा फायदा तो जरूर मिलता है। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे बदलाव बहुत आया है। हम अपने कई बार कार्यक्रमों में जिक्र करते हैं तो हम वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जब रॉकेट को बैलगाड़ी से लेकर जाते थे, फिर धीमे धीमे हम साइकिल पर आए, फिर उसके बाद हमने जिस तरीके से प्रगति की, जाहिर बात है कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में और खासतौर पर जब हम एक मजबूत इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, स्पेस का आप उसमें कितना बड़ा योगदान देखते हैं? जब हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से और दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी हमने बहुत कम की है। पहले हमें कोई सैटेलाइट पहुंचाना होता था तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता रहती थी, लेकिन अब इसका उलट हो चुका है। अब दूसरे देश हमसे कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सस्ते में कर देते हैं, कम पैसे लगते हैं तो आप ही पहुंचा दीजिए। तो आपने सही फरमाया कि स्पेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्रंटियर्स। और आप सबने सुना होगा कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उसी तरह यूएस में तो ऑलरेडी वो बन चुका है एज ए 5th फोर्स। हमारे यहाँ स्पेस इज गोइंग टू बी द 4th फोर्स। सो स्पेस फोर्स जैसा एयरफोर्स है उसी तरह स्पेस फोर्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अचीवमेंट फॉर इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस। तो ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आपने भी सही बताया कि आगे की जो वॉर होगी वो तो स्पेस में ही होने वाली है। पहले स्टार वॉर्स का नाम हम सुन चुके हैं, कैसे एक दूसरे के सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे या हो पाएंगे। बट स्पेस का ये तो अदर यूज़ हुआ, स्ट्रेटेजिक यूज़ या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और स्पेस के जो पीसफुल यूजेस है उसके लिए यूएन ऊसा आपने नाम सुना होगा, यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो उसमें तो पीसफुल यूज़ करना ही उसका मूल उद्देश्य है। तो उसके लिए भी हम कार्यरत हैं। तो एक तरह से स्पेस हमारी लाइफ का अंतर्गत
बन गया ही है और बनने और भी बनने जा रहा है भविष्य में। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा इसरो, हमारा स्पेस क्रांति आगे बढ़ती रहे। हम सब आपके साथ हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नीलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गेम धन्यवाद। चेंजर के मंच पर सर आप मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।